मैं नाइट में आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं तो ये है फॉर द क्लास 12th। और 12th में जो इससे पहले जो लेक्चर मैंने डाला था वो था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ से हमने एक जेनेरिक रिलेशन निकाली थी फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस। और वो चीज तो आपको याद होगा कि वो किसके बराबर होता है, R इज इक्विवेलेंट टू V बाय I। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है और आपको एक कंडक्टर से करंट आई जा रही है तो V बाय I रेशियो निकालिए तो वो आपको देगा उस पोटेंशियल डिफरेंस पे, उस करंट पे क्या रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की। सही बात। तो आज मसला ये है कि हमने देखना कि ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस। मगर आपको ये भी पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो ये जो रेजिस्टेंस है इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब तो आपको पता ही है कि इसका मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल पे नहीं, ये कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करती है, ये उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, ये उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी। आज वही देखना है कि लेंथ चेंज करने से जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या फर्क पड़ेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगी, वो आज हमने देखना है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को समझाना आपके सामने कि ये कैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। यानी कि आज जो हमारा टॉपिक पढ़ रहा है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे किस फैक्टर से फर्क पड़ रही है। अगर ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है फिर तो लेंथ पे पक्का ये फर्क आ जाएगी, रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगी, और फिर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने पे ही रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो पहले हम फिलहाल देखते हैं कि लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगी। अगर मैं लेंथ चेंज कर दूं तो व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस। आप बोलेंगे कि सर आपने लेंथ क्यों ले ली, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कौन? रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम अब लेंथ को डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर की लेंथ चेंज करेंगे हम देखेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पहले एक बकरा चाहिए, मतलब एक कंडक्टर चाहिए, क्योंकि कंडक्टर ही रेजिस्टेंस ऑफर करता है। नाउ द मसला यह है कि कंडक्टर कैसा लेंगे आप। तो आप कोई भी किसी भी शेप का कंडक्टर ले सकते हैं, बट एज फॉर एज द एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न, तो वही बुक से मैं भी एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं कि हम भी वही कंडक्टर उठाएंगे जो उसने उठाया। उसने रेक्टेंगुलर स्लैब शेप्ड कंडक्टर लिया है। तो यहां पर हम रेक्टेंगुलर स्लैब जो है वही उसी शेप का एक कंडक्टर लेंगे, मतलब इस प्रकार का। आगे ध्यान दे दीजिए। सपोज ये मेरे पास जो है इट इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। सपोज इसका जो ये है इट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। सपोज इसकी जो लेंथ है वो L है। तो मैंने इसके जो पैरामीटर्स है वो बता दिए। इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। अब आपको ये कंडक्टर तब तक रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा जब तक इसके थ्रू करंट ना जाएगी, और एक कंडक्टर के थ्रू करंट कभी नहीं जाएगी जब तक आप उस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का बेस्ट तरीका क्या है कि इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। सपोज ये इसके दो एंड्स हैं इस कंडक्टर के। आर यू गेटिंग मी? सपोज इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B। इन दो एंड्स को मैं किसके साथ कनेक्ट करता हूं? सपोज एक बैटरी के साथ। और ये जो बैटरी है, सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय दिस बैटरी इज V। तो इसके थ्रू क्या जाएगी? करंट। सपोज जो करंट इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जा रही है, इस कंडक्टर के थ्रू जा रही है, सपोज दैट इज I। सो I इज द करंट
ये वो करंट है जो इस कंडक्टर के थ्रू जा रही है जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करी। मगर इस कंडक्टर के जो पैरामीटर्स है वो लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो हमने देखना है लेंथ से क्या फर्क पड़ेगी। सब पहले मैं इसको देखता हूं कि इसके ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है जब इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो आपको पता है कि इस रिलेशन से रेजिस्टेंस जो इस कंडक्टर की मिलेगी R इज इक्वल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी सप्लाई करी V, सपोज V डिवाइडेड बाय, तो करंट इस कंडक्टर के थ्रू कितनी जा रही है I। सो V बाय I इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्लैब, दिस रेक्टेंगुलर स्लैब। मगर जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो A था और जो लेंथ इसकी थी वो L थी। ये मैंने यहां पर ये बता दिया कि ये रेजिस्टेंस V बाय I कब निकली, ये तब निकली जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसकी लेंथ जो है वो L है। हमने क्या करना है, हमने लेंथ को चेंज करना है और देखना है कि इस ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगी। ठीक है, इसी कंडक्टर को मैं डिट्टो यही करके एक और कंडक्टर इसके साथ जोड़ देता हूं। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A है, उसकी जो लेंथ है वो भी L है, उसके थ्रू जो करंट जा रही है वो भी I है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V है। मतलब कि डिट्टो यही कंडक्टर इसके बगल में जोड़ना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कंडक्टर के बगल में एक और इसी प्रकार का कंडक्टर जोड़ दूं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A है, उसकी लेंथ भी L है। आर यू गेटिंग मी? सपोज दिस इज अगेन द लेंथ L, तो इसके थ्रू भी करंट कितनी जा रही है I। तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी अभी V। तो मुझे बताओ B, सपोज दिस इज नाउ थर्ड टर्मिनल जो अब आ गया, अब फाइनली जो हमारा टर्मिनल आ गया, क्योंकि अब मैंने लेंथ बढ़ा दी। तो लेंथ मैंने कितनी कर दी, अब L प्लस L 2L, मैंने लेंथ को चेंज करना है। मुझे बताओ इसके थ्रू अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके थ्रू भी कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इसके अक्रॉस, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी होगी, वो तो 2V होगी। क्योंकि आपको पता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है इट इज सिंपली अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर आपको कहीं पे भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है आपको सिंपल अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इनके अक्रॉस, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ये जो मैंने अब नया कंडक्टर बनाया जिसकी लेंथ कितनी है, अब जिसकी लेंथ 2L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने फिर से वही A रखा क्योंकि इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है। और इसके थ्रू करंट कितनी जा रही है I, तो इसके थ्रू भी करंट कितनी जा रही है I। तो इसका मतलब है कि इस पूरे कंडक्टर के थ्रू करंट कितनी जा रही है, I ही जा रही है। कोई ये ना बोले कि इसके थ्रू I जा रही है, इसके थ्रू I जा रही है, तो 2I हो गया। मुझे एक बात बता, ये जो कंडक्टर है इसके लिए एक ही पाथ यहां पर है, तो एक ही पाथ के अलांग आपको एक ही करंट जाएगी। तो अगर ये I है तो इधर भी I ही पहुंच जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मगर इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके अक्रॉस V है, तो टोटल इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2V है। जब लेंथ कितनी कर दी, मैंने डबल कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वही रखा। मुझे बता जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश, अब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर की जिसकी लेंथ 2L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, बताइए उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी निकलेगी। उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 2V है। V इज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो दो स्लैब के अक्रॉस कितनी होगी 2V। बताइए I डैश, इसके थ्रू अब करंट कितनी जा रही है, I डैश इज अगेन I, वो तो वही I है। आर यू गेटिंग मी? तो अब मुझे एक बात बताओ कि I डैश भी पता, V डैश भी पता, तो इसका मतलब है कि आपको इसकी, इस नए कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी पता। Therefore R डैश किसके बराबर होगा, वो होगा V डैश divided by I dash. It is a generic relation, R is equal to V by I, तो R dash V dash by I dash होगा। बताइए V dash कितना है 2V, तो बताइए करंट कितनी है I dash I, मगर आपको पता है V by I is equal to R, it is the original resistance, तो V by I is equal to R लिखा मैंने, तो इसके बगल में क्या है 2। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी रेजिस्टेंस
जब मैंने लेंथ डबल कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वही रखा, मुझे बताओ व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस, क्या वो भी डबल हो गई? तो इसका मतलब यह है कि जितनी लेंथ आप बढ़ाओगे उसी प्रकार से, उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस रिलेशन से ये पता चला कि अगर इसकी रेजिस्टेंस R थी जब लेंथ L थी, तो इसकी रेजिस्टेंस 2R आई जब लेंथ डबल कर दी। तो अगर मैं अब ट्रिपल करता इसकी लेंथ, तो आप पक्का बोलते कि इसकी रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाती। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस, वो भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। सो इसका मतलब है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब मुझे बताओ क्या लेंथ पे फर्क पड़ती है? लेंथ से फर्क पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, बिकॉज इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो स्पेसमैन पे डिपेंड करता है, जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग मी? अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं कि लेंथ को मैं सेम रखूंगा, अब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करूंगा, देखते हैं रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगी। मगर ये वाली रिलेशन याद रखना, रेजिस्टेंस इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग मी? तो यही चीज है जो मेन ट्रांसफार्मर जो होता है एक महल्ले में, जितना दूर आप उससे होंगे तो उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके घर तक उतनी लंबी वायर होनी चाहिए। तो लेंथ इज मोर, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही होती है। दैट इज वाई वो लोग जो होते हैं उधर, उनको बहुत कम पावर सप्लाई होती है। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये मैंने किस पे डिपेंडेंस देखी? लेंथ पे। अब मैं क्या करता हूं, इसी रेक्टेंगुलर स्लैब को उठाता हूं, इसकी लेंथ L ही रखते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V ही रखते हैं, तो करंट I ही रखते हैं। मगर अब चेंज क्या करने वाले हैं हम यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे। चलो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से देखते हैं क्या फर्क पड़ेगी रेजिस्टेंस पे। ठीक है, मगर लेंथ से तो हमें पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सही बात। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से देखते हैं, तो फिर से मैं वही स्लैब लेके आ रहा हूं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A, ठीक, और इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितनी कनेक्ट कर दी, कितनी अप्लाई कर दी? तो बताइए, इसके अक्रॉस जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करी वो कितनी थी? V। तो इसमें करंट कितनी जा रही थी? इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था? A। इस A के थ्रू कितनी करंट जा रही थी? I। आर यू गेटिंग मी? जब आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी, और इसकी जो लेंथ थी इस कंडक्टर की वो कितनी थी? सपोज वो वही L थी। आर यू गेटिंग मी? अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं इसकी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर निकलेगी? ओरिजिनल रेजिस्टेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी अप्लाई कर दी? V डिवाइड बाय, बताइए इसके थ्रू करंट कितनी जा रही है? I। तो V बाय I इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। मगर जब इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने ये देखना है एरिया चेंज करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ती है। चलो मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, इसको 2 स्लाइसेस कर देता हूं, इस कंडक्टर को मैं 2 स्लाइसेस कर देता हूं। मैं चाकू लेके आया तो इसको यहां से काटा, यहां से। अब मुझे बताओ, कंडक्टर के एंड तो वही है, आर यू गेटिंग मी? मगर जितना कंडक्टर था, जितने एरिया के थ्रू करंट जा रही थी, वो एरिया अब आधा हो गया, क्योंकि मैंने एक आधा उठा दिया। अब चलो ये जो ऊपर वाला आधा है इसको हटा दिया, अब ये वाला आधा आ जाएगा। बताइए इस कंडक्टर की जो अब मैं डैशड बना रहा हूं यहां पर, मुझे बताइए इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ तो फिर से वही L है। आर यू गेटिंग मी? मगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A/2, क्योंकि पहले A था, अब A/2 मैंने कर दिया। अगर मैंने एरिया आधा कर दिया, इस पूरे एरिया के थ्रू करंट कितनी जा रही थी?
अब अगर मैंने आधा एरिया कर दिया तो आधे एरिया में तो करंट आधी जा रही थी, तो आधे एरिया में कितनी करंट जाएगी, आधी करंट। तो पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट कितनी जा रही थी, आई। अब मुझे बताओ, अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितनी करंट जाएगी, अब इसके थ्रू I/2 करंट जाएगी, मगर कंडक्टर की लेंथ वही है, बैटरी वहीं पे कनेक्ट कर दी, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस भी ही रहेगा, क्योंकि आपने एंड दो चेंज नहीं किए, आपने एंड दो वही रखे, मगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया। तो अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस क्या निकलेगी। तो हम पहले देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी, V डैश, चलो V डैश बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगी जब आपने एरिया आधा कर दिया, आधा ही स्लाइस ले लिया, तो वो तो वही रहेगा, क्योंकि आपने इन एंड्स के दो पोटेंशियल डिफरेंस भी कनेक्ट कर दी, वो तो V ही रहेगा, तो V डैश V ही है। बताइए करंट जो I डैश है, अब इसके थ्रू, इस स्लाइस के, आधी स्लाइस के थ्रू कितनी करंट जाएगी, वो तो आधी करंट जाएगी, क्योंकि पूरे एरिया में I जा रही थी, अब आधा ही एरिया है तो आधी करंट जाएगी, तो I/2। Are you getting me? तो therefore अब V भी पता, V डैश भी पता, I डैश भी पता, therefore इस आधे कंडक्टर की जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने चेंज किया कि नहीं किया, क्यों किया, क्योंकि हमने देखना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या फर्क पड़ेगी। तो therefore R डैश रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, वो आपको पता है, वो V/I होती है, तो यहां पर V डैश बाय I डैश होगा। बताइए हाउ मच इज V डैश, V डैश इज V। How much is I? तो how much is I dash? I dash is I/2। I/2 तो वो मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आप, what is V/I? V/I is the resistance R। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस आपको निकल रही है 2 तो 2 ही है। व्हाट इज V/I? V/I इज R। तो यहां पर जो नई रेजिस्टेंस मिली आपको वो 2 टाइम्स R निकली, मगर ये वो रेजिस्टेंस अब निकली जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा था, लेंथ वही की वही थी। तो जब एरिया आपने आधा कर दिया, What happened to the resistance? क्या वो बढ़ गई कि कम हो गई? वो बढ़ गई। कितना बढ़ गई? जितना आपने वो उसको कम किया था उतनी तेजी के साथ वो बढ़ गई। तो रेजिस्टेंस इज, यहां से ये पता चला कि रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली, क्योंकि आपने एरिया को कम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गई कि कम हो गई, तो बढ़ गई। तो इसका मतलब कि आपने एरिया को कम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गई। कितना कम किया? आधा किया था, तो कितनी बढ़ी? तो डबल हो गई। अगर 3 टाइम्स कम करते तो 3 टाइम्स बढ़ जाती। तो इसका मतलब यहां से साफ साफ दिखाई देता है कि रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of cross section। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होती है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। आर यू गेटिंग मी? पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, A, ज्यादा था कि कम? ज्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या निकली थी? रेजिस्टेंस आपको R निकली थी। और जब आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया, A/2 कर दिया, बताइए रेजिस्टेंस क्या निकली? 2R। बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? तो इसका मतलब है कि एरिया इज, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये वाला भी पता चला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी फर्क पड़ती है। मोर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, मैंने इसका सरफेस एरिया नहीं निकालना है, मैंने यहां पर एक कट मारना है, और जब मैं कट मारूंगा तो आपको यहां पर एक सर्कल दिखेगा। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस मार्कर। इफ दिस मार्कर इज एज्यूम्ड टू बी अ कंडक्टर, तो दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जिसके थ्रू करंट जा रही है। तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई एरिया लिखता है तो एरिया यहां पर नहीं होता है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। यह एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है एरिया पे? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया।
मोर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोअर विल बी द रेजिस्टेंस। और आपको पता है अगर अब मोटी वायर होगी, मोटी वायर, थिक वायर, मुझे पता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ज्यादा, तो रेजिस्टेंस कम होगी। दैट इज वाई आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन वायरस होती है उनमें क्या होता है, 2-3 वायरस, 5-6 वायरस को वो कनेक्ट करके एक मोटी वायर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको वहां पर एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना पड़ता है, पावर सप्लाई करना पड़ता है। तो लेंथ तो बढ़ गई है, आपको पता कि जब लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने रेजिस्टेंस को कम करना है, तो इसलिए हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये इस चीज को फिर क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटे मोटे तौर पे फर्क तो पड़ती है, मगर थोड़ा बहुत यहां पर न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो ही रहा है। लेंथ बढ़ गई तो क्या करेंगे, लेंथ तो लेनी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो पावर सप्लाई करना है, तो लेंथ तो बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मगर अब इस रेजिस्टेंस को कम करना है तो हमने क्या करना है, हमने मोटी वायर लेनी है। जब मोटी वायर लेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। दैट इज वाई जो ट्रांसमिशन वायरस होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। आर गेटिंग मी? तो इन दो, अब लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इन दोनों फैक्टर्स को मैं अब कंबाइन करूंगा, ठीक है। अब हम कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ती है। तो ये चीज समझ में आया कि कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चलो इन इफेक्ट्स का नाम मैं रखता हूं फर्स्ट और इसका नाम रखते हैं सेकंड, क्योंकि मैंने एक ही कंडक्टर लिया, मैंने कंडक्टर को चेंज नहीं किया। मतलब कि मैंने अगर कॉपर की वायर थी, कॉपर की वायर ही ली, कभी मैंने मोटी ले ली वही कॉपर की वायर, कभी मैंने पतली ले ली, कभी मैंने लंबी ले ली, कभी मैंने छोटी ले ली, मगर ले ली वही कॉपर वायर एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम फिजिकल स्ट्रेन। समझ में आया? तो ये चीज हमें दिखा, तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इसका मतलब है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब मुझे बताओ, ये है ना रेजिस्टेंस पे फर्क, किससे पड़ी, लेंथ से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, किसको बुलाओ, कांस्टेंट को बुलाओ। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगी R इज इक्वल टू, यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी के बदले कोई कांस्टेंट आता है वो आता है रो L/A। अब ये जो रो है इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस रो का नाम देते हैं हम रेजिस्टिविटी। या ये रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसका नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यह है कि जो यहां पर लेंथ और एरिया पे ये डिपेंडेंस दिखाता है रेजिस्टेंस, उसकी वजह से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड लेंथ पे नहीं करता, ये एरिया पे नहीं डिपेंड करता, ये मटेरियल पे डिपेंड करता। तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि यहां पर रेजिस्टिविटी अब इंक्लूड हो गई। अब मसला ये है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर बहुत अच्छा, आपने इससे पहले बोला कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, फिर आपने बोला कि चलो देखते हैं कैसे डिपेंड करती है, तो वो हमने देखा। मगर अब आप यहां पर बोल रहे हैं कि यहां पर एक और कांस्टेंट आ गया प्रोपोर्शनलिटी का, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और बोल रहे हैं आपकी ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है? ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब कि आपने कॉपर की वायर ले ली कि आपने एल्यूमिनियम की वायर ले ली,
तो ये देखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही रखो, लेंथ भी वही रखो। अगर आपने कॉपर की वायर ले ली और आपने यहां पर कौन सी ले ली, एल्यूमिनियम की वायर, दोनों की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो जब अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी तो अलग अलग रेजिस्टेंस आ ही जाएगी। तो दैट इज आपने किताबों पे देखा होगा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर किस मटेरियल का बना है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली डिपेंड करता है मटेरियल पे। एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंड कौन करता है मटेरियल पे, वो है रेजिस्टिविटी। नाउ द क्वेश्चन इज, सर अब आप हमें यह समझाइए कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये कैसे आपको पता चला कि ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब वो चीज देख लेंगे, मगर याद रखिएगा इस रिलेशन को। तो ये चीज याद रखिएगा, रेजिस्टेंस की एक और फार्मूला है, R इज इक्वल टू V बाई आई और R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब मैं इन दोनों को अब इक्वेट करके आपको बताऊंगा कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये कैसे डिपेंड करती है, किस पे, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। ये चीज देखना पड़ेगा। अगर आपने मटेरियल पे देखना है कि मटेरियल से कैसे फर्क पड़ेगी रेजिस्टिविटी पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर के अंदर घुसना पड़ेगा। दैट इज वाई ये जो रेजिस्टिविटी है इट इज ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी व्हाइल रेजिस्टेंस इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब हमारे पास दो रिलेशंस हैं, कौन कौन सी रिलेशन, R इज इक्विवेलेंट टू V बाई आई, बहुत अच्छा, R इज इक्विवेलेंट टू V बाई आई, और दूसरी रिलेशन है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द डिपेंडेंस रिलेशन कि ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो उस तरीके से रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है, तो ये वाली उसके लिए रिलेशन है। नाउ द क्वेश्चन इज के मैंने बोला कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन है कैसे डिपेंड करती है, तो उसके लिए ये रिलेशन उठाएंगे हम, कंडक्टर के अंदर घुसेंगे। तो R इज इक्विवेलेंट टू V बाई आई। मैं V को निकालूंगा। आपको पता है कि अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है और इसकी जो लेंथ है, चलो मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं इससे, चलो इसकी जो लेंथ है सपोज दैट इज L, आर यू गेटिंग मी, और मैंने यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करी वो V है, तो इधर सेटअप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, कितने लेंथ पे, इस L लेंथ पे। समझ में आया? क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से करंट कितनी आती है, I, और वो करंट तब तक नहीं आएगी जब तक इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना मिले। तो इसलिए हमने ये देखना कि ये जो रो है ये कैसे मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने कंडक्टर के अंदर घुसना पड़ेगा। दैट इज वाई मैं ये रिलेशन अब ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं और अंदर जाके लिखूंगा कि ये V किसके बराबर, आपने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस ऑन विच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग अप्लाइड। तो वो कितना है, तो वो होगा EL। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बदले E और लेंथ कितनी है L, V के बदले लिखा, और ये आपको क्या निकल रहा है R। तो I तो पता ही है आपको कि करंट अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन है, I इज इक्वल टू NEAVD। तो I के बदले में क्या लिखूंगा, NEAVD, where A is the area of cross section of this conductor। सही बात। एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस कंडक्टर। एंड N तो पक्का याद होगा आपको कि मैंने आपको बोला था कि ये जो N है इट इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये डिपेंड करता है, ये N जो है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। अलग अलग मटेरियल होगा तो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। समझ में आया? तो ये चीज याद रखिएगा। तो R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ डिवाइड बाय NEA। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसकी भी रिलेशन आपको याद है, पता है क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, E टाउ बाय M। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो E टाउ बाय M, और जो मैं डिवाइड बाय M लिखूंगा वो मैं ऊपर लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तीसरा डिवाइड होता है मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर में। तो अब मुझे यहां से देखो कि यहां पर देखो इस रिलेशन को, E टाउ बाय M इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बदले वैल्यू दिया इधर,
और टाउ तो आपको पता है कि इट इज रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर देखना मैं क्या बोल रहा हूं। तो आर इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, ये ई और ई गया, इधर क्या बचा एम। एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय ई डिवाइडेड बाय ए। ई और ई क्या हो गया, ई स्क्वायर, समझ में आया। इधर क्या है ए और इधर क्या आया ऊपर एल। अगर आप इसको रिअरेंज करेंगे तो फिर से देखिए, एम लिखा, एल लिखा, नीचे एल लिखा, ई और ई स्क्वायर लिखा और ए लिखा, क्योंकि ई और ई कटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कटा। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस जो निकली वो किसके बराबर निकली, एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर, और टाउ भी है, सॉरी इधर टाउ भी है और एरिया भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाउ एल बाय ए। इसको मैं पैक कर देता हूं, क्यों, क्योंकि ये काम आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो एक मटेरियल ऑफ कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा। जब तक आप मटेरियल को चेंज ना करेंगे, जब तक आप कॉपर वायर के बदले एल्यूमिनियम वायर ना लाएंगे, तब तक ये एन वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो एन किस पे डिपेंड करता, ये एन कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता, वो किस मटेरियल का बना है। तो ई वो भी, जब तक आपके पास एक ही कंडक्टर होगा तो ये एन भी चेंज नहीं होगा। तो ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो तो कांस्टेंट है ही। टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, जब तक आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो टाउ भी चेंज नहीं होगा। दैट इज वाई मैं बोल रहा था आपको कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेन लाएंगे कंडक्टर में तो उससे एन चेंज हो जाएगा। अगर एन चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। आने गेटिंग मी? आप मुझे बताओ, ये जो मैंने एम सर्कल किया, एम डिवाइड बाय एन स्क्वायर टाउ, ये आपको कांस्टेंट निकलेगा, मगर किसके लिए, फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर। अगर आपने एक कंडक्टर लिया एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे लिया, आर यू गेटिंग मी, नो फिजिकल चेंज, आपने कोई फिजिकल चेंज नहीं लानी, क्या ये एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहता है। तो अब मुझे बताओ आर किसके बराबर आ जाएगा। आपको पता है कि आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहां पर इसको, इस रिलेशन को, रिलेशन सेकंड, चलो इस रिलेशन का नाम रखते हैं थर्ड, रिलेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। कंपेयरिंग रिलेशन सेकंड एंड थर्ड, हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा। आर इधर भी है, आर इधर भी है तो गया, एल इधर भी है, एल इधर भी है तो गया, ए इधर भी है तो ए इधर भी है तो गया, तो इधर रो है तो इधर m डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ है, तो रो के बदले हम m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ लिख सकते हैं। आर गेटिंग मी? जब मैं इस रिलेशन और इस रिलेशन को कंपेयर करता हूं, जो मुझे रो निकलता है वो किसके बराबर निकलता है, m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। बताइए क्या रो कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। जब तक आपके पास एक ही कंडक्टर होगा और एक ही टेम्परेचर होगा, कोई फिजिकल चेंज नहीं लाएंगे, आप कंडक्टर को चेंज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि रो जो है ये कांस्टेंट है, एक कंडक्टर के लिए, एक टेम्परेचर के लिए। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो टाउ चेंज हो जाएगा, तो रो चेंज हो जाएगा। अगर मैं एन को चेंज कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैं मटेरियल ऑफ कंडक्टर चेंज कर दूं, मैं कॉपर वायर के बदले एल्यूमिनियम वायर लेके आऊं, तो एन चेंज हो जाएगा। अगर एन चेंज हुआ तो रो चेंज हो जाएगा। ना मास ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये दो चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी। तो अब मुझे बताइए जो रो है क्या ये एन पे डिपेंड करता? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि अगर आपने मटेरियल चेंज किया तो एन चेंज हो जाएगा, अगर एन चेंज हुआ तो रो चेंज हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जो मैं बोल रहा था आपको कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड किस पे करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। वो मैंने इस रिलेशन से प्रूव करके दे दिया कि ये रो कैसे मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इस रिलेशन में एन आता है। एक्चुअली जो रो होता है ये किसके बराबर होता है? m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। और यहां से एक और चीज पता चला कि ये जो टाउ है ये किस पे डिपेंड करता? टेम्परेचर पे। तो मोर इज द टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, मुझे बता टाउ क्या होगा। क्या अब मैं यहां पर इस टाउ को भी कंक्लूड कर ही देता हूं। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे?
इसको हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, तो जो उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। तो जब वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो एवरेज टाइम कोलिजन का होगा वो भी तो कम लगेगा, क्योंकि कोलाइड करने में अब जल्दी वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड क्यों करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। सर क्यों? फिर क्यों वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। आपके पास एक मॉलिक्यूल के को अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ये इस बात की गवाही देता है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 11th में कि दरिया में जो बहता हुआ पानी होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर वही पानी अब समंदर में जाता है, क्योंकि वहां पर वो रेस्ट में होता है। तो ये जो मोशन होती है ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए बहुत तगड़ा जो है वो टेम्परेचर है। मोर इज द काइनेटिक एनर्जी, मोर विल बी द टेम्परेचर। आर गेटिंग मी? तो आप मुझे एक बार बताओ, जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, बताइए क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और जब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो वो कोलिजन टाइम है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? तो टाउ कम होगा, क्योंकि ये अब जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। तो जल्दी जल्दी का मतलब ये है टाइम कम लग रहा है, तो टाउ कम होगा। मगर कब? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी कम, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी जो है वो आपको ज्यादा आएगी कि कम? वो आपको ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा आएगी। दैट इज वाई मैंने ये बोला था आपको कि समर में क्या होता है कि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम निकलता है। जब रिलैक्सेशन टाइम कम निकलता है, फ्रॉम दिस रिलेशन रेजिस्टिविटी ज्यादा निकलती है। तो जब रेजिस्टिविटी ज्यादा निकलेगी तो रेजिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो ज्यादा निकला तो रेजिस्टेंस पक्का ज्यादा आ जाएगा। तो दैट इज वाई resistance is more, resistance of a conductor is more in summer than in winter। विंटर में कम कोलाइड तो करते हैं मगर जल्दी जल्दी कोलाइड नहीं करते हैं, तो टाउ वहां पर ज्यादा होता है। तो जब टाउ ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, तो वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये बता दूं, जो ये रेजिस्टेंस है ये अब कितने चीजों पे डिपेंड करती है? 4 चीजों पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। मैं सबों को बता दूंगा अब इन नटशल। तो आप लेंथ बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है ये, तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो आप ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब एक और बात वो है रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी का मतलब ये है कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आप कॉपर वायर के बदले एल्यूमिनियम वायर लेके आएंगे तो अलग अलग रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। और एक और बात कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी। मोर इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो मोर क्या होगा? मोर विल बी द रेजिस्टेंस। तो अब इस टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है इसकी वो भी देखेंगे, मगर यहां पर मैं एक और छोटा सा ये एक कंक्लूजन ऐड करता हूं। वो ये है कि लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रही है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख दूं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आप अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, सॉरी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे, आपको मैं पहले बता दूं, अगर इस मार्कर का कुछ वॉल्यूम है, अगर इसकी लेंथ में बढ़ा दूं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, मगर एक बात बता दूं, जो इधर कांस्टेंट रहेगा वो है वॉल्यूम। जितना इसने पहले वॉल्यूम लेके रखा है उतना ही बाद में भी लेगा। तो आप कंडक्टर को इंक्रीज करिए लेंथ या डिक्रीज करिए एरिया, उसका जो पहले वॉल्यूम था वही बाद में भी रहेगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो दैट इज वाई यहां पर एक न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल जो बनते हैं रेजिस्टेंस पे, तो वो इस कंक्लूजन से आते हैं। तो वो भी आप देख लेंगे। तो मैं यहां पर टॉपिक का नाम लिखूं रेजिस्टेंस
in terms of length and area in terms of L and A, मगर यहां पर हम किसको कंसिडर करेंगे? कंसिडरिंग, जहां पर हम कंसिडर वॉल्यूम को करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, यहां पर वॉल्यूम कंडक्टर का लेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ दैट रेजिस्टेंस को निकालेंगे। आप मुझे पहले बताओ रेजिस्टेंस किसके बराबर निकलती है? तो आप बोलेंगे कि सर जो रेजिस्टेंस निकलती है वो निकलती है रो L बाई ए। जब तक हमारे पास एक कंडक्टर होगा, एक ही मटेरियल का होगा, एक ही टेम्परेचर पे होगा, तो रो जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लेंथ चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, एरिया को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। मैं कह रहा हूं कि नहीं, हम लेंथ पे देखेंगे क्या फर्क पड़ेगी, एरिया पे देखेंगे क्या फर्क पड़ेगी, मगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम निकालेंगे। आपको पता है कि अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो L है, आर यू गेटिंग मी, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। बताइए इसका जो वॉल्यूम होगा V, वो किसके बराबर होगा? AL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो V वॉल्यूम किसके बराबर निकलता है? AL के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहां पर मुझे बताओ जो एरिया निकलता है वो किसके बराबर निकलता है? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ। आर यू गेटिंग मी? और जहां एरिया है वहां V बाई L लिख दो। V डज नॉट मीन हियर पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स वॉल्यूम, याद रखना। तो रेजिस्टेंस जो निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी? रो L डिवाइडेड बाय A के बदले क्या लिखेंगे? V बाई L। तो V बाय L, तो जो L आएगा वो ऊपर जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई V, रो L स्क्वायर बाई V। तो इसका मतलब कि रो जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा एक कंडक्टर की। वॉल्यूम जो है, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रही है, मगर जो वॉल्यूम होगा उसका वो तो वही होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या रह रहे हैं? कांस्टेंट। तो इन दो के बदले मैं कोई K लिखूंगा, तो R इज इक्वल टू KL स्क्वायर। तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो कांस्टेंट को बुलाओ, कांस्टेंट को हटाओ तो प्रोपोर्शनलिटी को बुलाओ। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। जब भी आपने अब इन जनरल ये देखना है कि रियली अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रही है, आप बोलेंगे कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इससे पहले लिखा, अब यहां से निकल रहा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, वो मैंने L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इसलिए लिखा था क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पे कांस्टेंट रहा है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है, ये चीज याद रखिएगा। तो मोटे मोटे तौर पर जब भी आपको न्यूमेरिकल आता है वो इसी पे आता है कि रेजिस्टेंस, अगर मैं एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है, उसकी मैं लेंथ 3 गुना बढ़ा दूं, बताइए अब नई रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? आपको यहां से बताइए क्या होगा? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो जितनी लेंथ आप बढ़ाएंगे, सपोज इससे पहले, चलो मैं मानता हूं कि यहां पर मैं आपको एक चीज एनालाइज करके देता हूं। चलो एक कंडक्टर की जो लेंथ है कैपिटल L, वो स्मॉल l है, चलो उसकी लेंथ L है, बताइए रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? आपको पता है कि रेजिस्टेंस उसकी क्या निकलेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, या हम लिखेंगे इज इक्वल टू KL स्क्वायर, KL स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि मैंने लेंथ को डबल करना है, चलो आप डबल करिए, तो L डैश इज इक्वल टू 2L। अब उसने रेजिस्ट ये जो लेंथ है वो क्या कर दी? डबल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा बट वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो ये वाली रिलेशन उस टाइम काम आ जाएगी। बताइए रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? R डैश इज इक्वल टू K। बताइए इस टाइम L था तो L स्क्वायर आ गया, अब L डैश क्या है? 2L, तो 2L का स्क्वायर आ जाएगा, तो R डैश इज इक्वल टू K, 2 2 R 4 KL स्क्वायर। व्हाट इज KL स्क्वायर? KL स्क्वायर इज R, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो आप मुझे बता अब रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? R डैश, तो R डैश विल कम आउट टू बी 4। व्हाट इज KL स्क्वायर? KL स्क्वायर इज R, 4R। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब 2 स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अगर आप अब लेंथ जो है n टाइम्स L कर देंगे तो रेजिस्टेंस नई क्या निकलेगी? तो रेजिस्टेंस नई निकलेगी n स्क्वायर R। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि ये L स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो जितनी आप लेंथ बढ़ा लेंगे
उतने स्क्वायर से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं इस चीज को एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल एल है। कितनी है? एल। तो बताइए उसकी रेजिस्टेंस सपोज आर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर। अब ये कह रहा है कि इस कंडक्टर को मैंने स्ट्रेच किया और ये मैंने 3 गुना इसकी लेंथ बढ़ा दी। अब अगर पहले एल थी, अब क्या है? 3 टाइम्स एल। तो इसने इसकी लेंथ बढ़ा दी, वो कितनी बनी अब? 3L। अब ये बोल रहा है कि बताइए रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? जो रेजिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी एल स्क्वायर टाइम्स, यानी कि एन स्क्वायर टाइम्स आर। जो पहले रेजिस्टेंस थी वही निकलेगी आर, मगर एन स्क्वायर टाइम्स कितने गुना बढ़ा दिया आपने? कितने गुना बढ़ा दिया? 3 गुना। तो 3 स्क्वायर, तो वो बनेगी 9R। तो रेजिस्टेंस क्या बनेगी अब? 9R। जब आप 3 गुना बढ़ाएंगे, अगर आप 4 गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? अगर लेंगे 4 गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपको 16 टाइम्स R निकलेगी। जो पहले रेजिस्टेंस थी वो 16 टाइम्स R बनेगी। तो ये आता है, ये क्वेश्चन पक्का आ जाता है ये क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज 7 टाइम्स व्हाट विल बी एंड इट्स रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस वाज R। तो बताइए व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो कितने टाइम्स बढ़ा दी? 7 टाइम्स लेंथ बढ़ा दी, तो 7 स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो 7 स्क्वायर हो गया 49। तो उसकी रेजिस्टेंस जो अब निकलेगी वो 49 टाइम्स R निकलेगी। याद रखना, ये पक्का क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला। अब कंक्लूजन क्या निकला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। ये चीज याद रखिए। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is allowed to get changed, and resistance is directly proportional to length of the conductor when area of cross section is to be restricted to get changed। उसको हम चेंज नहीं करने देंगे तो उस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बताइए एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। और उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। कितनी रेजिस्टेंस है? 4 ओम। तो मैंने इसकी लेंथ जो है वो 16 मीटर कर दी। कितनी कर दी? 16 मीटर। बताइए नई रेजिस्टेंस क्या होगी? आप कहेंगे कि 16 मीटर। मैं इसको देखूंगा कि 2 का ये कितने टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि पहली लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। तो इसका मतलब है कि इट इज 8 टाइम्स 2 मीटर, क्योंकि 8 टाइम्स 2 मीटर क्या हो गया? 16 मीटर। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि इसने कितनी गुना लेंथ बढ़ा दी? 16 गुना कि 8 गुना? 8 गुना, क्योंकि इसकी पहले ही जो लेंथ थी वो 2 मीटर थी। तो इसने 8 गुना इसकी लेंथ बढ़ा दी। बताइए इसकी रेजिस्टेंस क्या बनेगी? वो तो रेजिस्टेंस आपको पता है, जितने गुना से बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर से बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस विल बी 8 स्क्वायर R। तो 8 स्क्वायर आपको पता है वो हो गया 64। तो 64R, ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी 4। तो 4 इंटू 64, 4 4 R 16, 4 6 R 24, 25। तो इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो 256 ओम आ जाएगी। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ ये हमने एल देखा, तो रेजिस्टेंस क्या निकल रही है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखता हूं, तो वो भी देख लेंगे इधर। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो यहां से आप मुझे लेंथ निकाल के दे दो, तो लेंथ जो निकल के आ जाएगा वो आएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो जहां लेंथ है वहां वॉल्यूम बाय एरिया लिखो। तो R इज इक्वल टू रो, लेंथ के बदले क्या लिखेंगे? वॉल्यूम बाय एरिया, वॉल्यूम बाय एरिया। तो इधर पहले से ही एरिया है तो एरिया स्क्वायर आ गया। रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस अगर आप एरिया को बढ़ा लेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी यहां पर आप देख लीजिए। तो सपोज पहले जो एरिया था वो, चलो A नॉट इज इक्वल टू A, जो पहले एरिया था सपोज वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो बताइए रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? सो R नॉट इज इक्वल प्रोपोर्शनलिटी के बदले कोई कांस्टेंट लेके आओ, K बाई A स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो एरिया है उसको मैं
उसको मैं n टाइम्स a कर दूं, मतलब कि अब जो एरिया है a डैश वो मैंने n टाइम्स a कर दिया, जो पहले एरिया था उससे n टाइम्स बढ़ा दिया। तो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस? सो r डैश विल बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। बताइए एरिया कितना निकला? n a, तो n a का स्क्वायर आ जाएगा, तो k n स्क्वायर a स्क्वायर। What is k by a square? K by a square is original resistance. So यहां से जो r डैश आपको निकल रहा है, r डैश वो क्या निकल रहा है? k by a square, k by a square के बदले original resistance divided by n square। तो ये चीज याद रखिए, जितने गुना आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे उतने स्क्वायर टाइम्स से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, ये चीज अब याद रखिए, ये वाली रिलेशन। आप बोलेंगे कि सर यहां से तो पता चला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, मगर इससे पहले तो आपने बोला था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो तब था जब लेंथ कांस्टेंट रखी थी। यहां पर अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज हो सकती है। जब लेंथ चेंज हो सकती है तो फिर ये वाली रिलेशन काम आ जाएगी। और इसी पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले a था, अब मैंने 2a कर दिया, 2 गुना बढ़ा दिया, बताइए नई रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? तो नई रेजिस्टेंस जो निकलेगी वो आपको, अगर पहले r थी तो अब क्या आएगी? r डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। कितने गुने से बढ़ा दिया? 2 गुना, तो 2 स्क्वायर, तो r बाई 4 विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। वो कम हो जाएगी क्योंकि आपने एरिया को बढ़ा दिया था, वो तो हमने पहले ही देखा। समझ में आया? अगर मैं 3 गुना एरिया बढ़ा दूं, बताइए रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस जो बनेगी वो बनेगी r बाई 3 स्क्वायर, वो हो गया r बाई 9, मतलब कि रेजिस्टेंस का अब जो पहले था उसका 9th पार्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। तो थैंक यू, शुक्रिया।